एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। हम कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.2 की। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट प्रॉब्लम। आई होप कि आपको 19 समझ में आया होगा और ये वाला आपने खुद से ट्राई किया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, जिनको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बच्चे ये वीडियो देखें। देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। ठीक है, 3 तरीके की किताबें हैं एक बुक शॉप के पास। वैसे ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है यार। यहाँ पे मैथ्स होता ना तो अच्छा रहता। मैथ्स यू नो माय फेवरेट। चलो, तो फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इनकी जो सेलिंग प्राइसेस है वो है 80, 60 एंड 40। सबके सेलिंग प्राइसेस दे दिए, पर ये ईच मतलब एक एक किताब की है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 10 दर्जन किताबें हैं। एक दर्जन में 12 होते हैं ना, पता ही होगा। तो इसमें 10 दर्जन में कितने आ गए? 120। 10 into 12। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके तुम टोटल नंबर ऑफ बुक्स जान सकते हो कि उसके पास हर सब्जेक्ट की बुक शॉप में कितनी बुक्स है। और हर किताब का उसने सेलिंग प्राइस भी दे दिया। फिर वो फाइंड करने को क्या कह रहा है? टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। ठीक है, मैट्रिक्स यूज करके हमें ये बताना है कि अगर बुक शॉप वाला बंदा, मतलब जिस शॉप है, वो सारी जितनी किताबें सब बेच दे, किस हिसाब से, इस रेट से बेच दे, तो आपको टोटल पता चल जाएगा उसे कितने पैसे मिल रहे हैं। अब देखो, अगर एक पेन 5 रुपीज का है तो 10 पेन्स 50 रुपीज के होंगे ना। उसी हिसाब से अगर हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है कि टोटल कितने पैसे बन रहे हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमें एक ही अमाउंट मिल रहा है, यहाँ पे देखो राइट साइड पे जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें राइट साइड पे एक ही नंबर मिलेगा और वो नंबर क्या होगा? टोटल अमाउंट जो उसको मिल रहा है बुक शॉप वाले को। तो वो क्या होता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ये हटा दोगे तो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रही हूं। ये क्या है? 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है ना। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स एक सिंगल एलिमेंट होता है। और वो कैसे आएगा? अगर यहां पर देखो, यहां पर अगर कोई इस तरीके की मैट्रिक्स है और यहां साथ में इस तरीके की है। अब देखो ये मुझे कैसे पता चला? ये जो है, जो मैंने आउटलाइन ये बनाई है, ये मुझे कैसे पता चला? डिजाइन देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज है 1 और कॉलम्स है कुछ भी n, मुझे नहीं पता कितने, और यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे और कॉलम होगा 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली जो मेरी वीडियो है इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर की, अगर तुमने नहीं देखी तो प्लीज देखो, पहले वो देखो फिर क्वेश्चन समझना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने बताया था कि ये और ये, यहां से इसका 1 और इसका ये बाद वाला, इसका पहला वाला और इसका बाद वाला जो ऑर्डर का नंबर है वो यहाँ पे आएगा। तो जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे 1 क्रॉस 1 मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा डिजाइन बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा रो वेक्टर और यहाँ पे आएगा कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर को रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और कॉलम वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चले अब देखो, हमारे पास 3 चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा हमें गिवन है उसके हिसाब से देखो हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स और एक इको। मैं यहाँ पे पी, पहले सॉरी केमिस्ट्री है भाई, पहले केमिस्ट्री है, पीसीएम की आदत पड़ी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो पहले सी है, फिर पी है, फिर ई है। ठीक है, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर इको। जिस ऑर्डर में उसने दिया आप उसी ऑर्डर में लिखें और फिर उनके जो प्राइजेस दिए हुए वो भी उसी ऑर्डर में, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, आगे पीछे नहीं करना, उसी ऑर्डर में लिखना है पेपर में भी। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया पी और ये हो गया ई। चाहो तो इसको पूरा लिख लेना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इको मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम लिख सकते हो ना, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब दिक्कत ये आ रही है कि ना हमें डजन में दे रखा था, तो क्या करना, उसको आप कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स। साइड में कन्वर्ट करके देख लेना, वो जरूरी नहीं होता कि आप 12th क्लास में और ऐसे कन्वर्ट करके दिखा रहे हो कि भाई 8 डजन होगा, 8 into 12 जो भी है वो करने की जरूरत नहीं है। साइड में करके देख सकते हो अलग से रफ में,
तो 10 दर्जन में कितने आते हैं? 120। 10 into 12, जब कोई भी चीज दर्जन में होती है तो एक दर्जन, जब आप एक दर्जन केले खरीदते हो तो उसमें 12 मिलते हैं ना, तो 10 into 12 करोगे 10 दर्जन में 120, फिर 8 डजन में कितना आएगा? ये देखो पहले 10 का लिखा मैंने केमिस्ट्री के ऊपर, फिर 8 डजन के लिए 12 into 8 कितना होता है? 12 into 8 मुझे नहीं पता कितना होता है, सोचो। ठीक है। और फिर आया 10 डजन फिर से, तो ये कितना हो गया? फिर से 120। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे पेन के लिए मैंने बताया था, अगर आप नंबर ऑफ पेन्स को उसके सेलिंग प्राइस जो एक का दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसी ऑर्डर में सेलिंग प्राइस लिखेंगे 80, 60, 40। ठीक है। और यहाँ पे मेंशन करना भी जरूरी होता है एग्जाम में, आप इस मैट्रिक्स के नीचे लिख दें नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स लिख दें आप। और यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या है? सेलिंग प्राइजेस। सेलिंग प्राइजेस, पर ये हर बुक के हिसाब से है ना, तो पर बुक ऐसे ये लगा दोगे तो मतलब कि हो जाएगा ईच। ठीक है। और ये क्या हो गया? टोटल अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पे लिख दोगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड। पूरा भी लिख सकते हो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप कीपर। मैं इतना ही लिख रही हूं। ओके, चलो बन गया ये। अब क्या करना है? इतना पार्ट तो हमारा हो गया कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया, पर एक्स तो उसने फाइंड करने के लिए बोला है ना, और हमने स्टार्टिंग में ही एक्स फाइंड करने को नहीं बोला, उसने बोला है कि आप ये बताओ कि टोटल अमाउंट कितना होगा। मैंने तो स्टार्टिंग में ही ये टोटल अमाउंट एक्स मान लिया था। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे रह रही है कि जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, यार बचपन से करते आए हो, जो नहीं पता लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स, हमेशा ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी आप सॉल्यूशन में पहली लाइन लिख देना, लेट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप कीपर बी ₹x। ठीक है, यहाँ पे लिख देना। और ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसे लिख रहे हो पहले RS लगाओगे फिर x, या तो इस तरीके से लिखो या फिर ऐसे लिखो। x लिखा है पहले तो ये हमारा मेरा देश महान ये वाला साइन है ₹, का, ये लगाना है। ठीक है, आगे चले। मल्टीप्लाई करना है बस, अब तो और तो कुछ बचा ही नहीं है। x निकालना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब तो सीख जाओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बार बार समझानी पड़ती है। ये इससे, ये पहले वाले से, ये दूसरे से, ये तीसरे से। इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लो और ढंग से समझ में आ जाएगा। 96 into 60 प्लस 120 into 40, 120 into 40, ये कितना आएगा? x की वैल्यू है ये x की वैल्यू है। इसको कैलकुलेट कर लो यार, ये तो बच्चों वाली चीज है, कर लोगे इसको कैलकुलेट? फटाफट से कर देती हूँ तुम्हारे लिए। सिक्स 36, 3 गया 37 ही आएगा आई थिंक। देखो यार मैं भी गलती कर सकती हूँ, तुम इसको देख लेना खुद से करके कि क्या बन रही है कैलकुलेशन करके। 4800 x के बराबर है, देख लेते हैं प्लस करके। तो x कितना आ गया? 0, फिर एक और 0, 0, 6, फिर आएगा 8, 7, 15, 6, 20, 1 का 1, 2, 6 and 5, 11 and 9। 11 and 9 कितना होता है? 20 होता है। ये देखो ये निकाला है मैंने, खुद भी कर लोगे, सिंपल सी चीज है। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे ये भी सुन लो। लास्ट बात, वर्ड प्रॉब्लम है ना, आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में होगा। ऐसे नहीं कि बस लिख दिया भाई आंसर डिब्बे में बना दिया, नहीं भाई, प्रेजेंटेशन से करेंगे हम काम, ठीक है ना, अच्छे से एकदम। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? यहां से देखो, द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स इज ₹20,160। ओके, तो फाइनल आंसर कैसे आएगा? इसमें आएगा, रुपीज में। लिख देना लाइन अपनी, बन गया काम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स, और जितनी मिल रही है कर लो, क्योंकि पेपर में बहुत चांस होता है वर्ड प्रॉब्लम आने का। ओके, सो होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।